हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसका नाम है ऑर्बिट क्लासेस। मैं अभिषेक बांगर आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और मैं आप सभी को इंश्योर करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हर रोज़ 1 या 2 वीडियो आएगी जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। और वो जो वीडियो होंगी, अगर कोई बच्चा डिटेल में हर रोज़ उनको देखता है और अच्छे से फॉलो करता है जो उसमें दिया गया है, और उसमें जो डीपीपी हम गिवन करेंगे उनको सॉल्व करता है, तो आप डेफिनेटली नीट हो, जेई हो, मेंस हो, एडवांस हो, एनडी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप डेफिनेटली उसको कवर कर पाओगे, आप उसको क्लियर कर पाओगे। करेक्ट है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम शुरू करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ से। ठीक है, देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। शुरू करते हैं। देखिए कूलम्ब्स लॉ, देखिए नेचर में दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये हमें बहुत पहले से पता था कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। करेक्ट। पर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उस फोर्स की वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता था। फर्स्ट टाइम कूलम्ब्स नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये बताया था कि दो चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू क्या है, इसलिए लॉ का नाम क्या है, कूलम्ब्स लॉ। देखते हैं क्या है कूलम्ब्स लॉ। अगर कहीं भी सपोज करो ये एक चार्ज है Q1, करेक्ट, और एक ये चार्ज है Q2, दो पॉइंट चार्ज, पॉइंट मींस जिनका साइज बहुत छोटा है। अगर चार्ज पॉइंट है और इनके बीच में कोई गैप है R, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर ये सिमिलर है मींस दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? ये रिपेल। दोनों नेगेटिव हैं मींस ये सिमिलर है, तो भी दोनों क्या करेंगे? रिपेल। एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, रिपेल करेंगे। करेक्ट है। पर एक चार्ज अगर पॉजिटिव है और सेकंड चार्ज अगर नेगेटिव है, अपोजिट चार्जेस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। मींस इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। मींस दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, एक दूसरे की तरफ, और ये एक दूसरे को दूर फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या है, ये गिवन की थी कूलम्ब्स लॉ ने। चेक करते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स ने क्या बता, फोर्स बिटवीन चार्जेस इज इलेक्ट्रिक इन नेचर, इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दो चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब कि आर क्या है? दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आएगा K, कांस्टेंट K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स आ गया दो पॉइंट चार्ज के बीच में। करेक्ट है। अब ये जो फोर्स है इसमें कुछ पॉइंट नोट करने लायक बड़े इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, यहां पे Q1 एंड Q2 मस्ट बी पॉइंट चार्ज। कैसे चार्ज होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो एज इट इज सेम फार्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि उनके बीच में आर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी और फार्मूला चेंज हो जाएगा। सेकंड केस, आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर, मींस फर्मी मीटर से ज्यादा आर की वैल्यू होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर फर्मी मीटर के अंदर चलेगी तो दो प्रोटॉन इतनी कम डिस्टेंस फर्मी मीटर में जो होती है वो न्यूक्लियस के इनसाइड में होती है। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो दो प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस है ये फर्मी मीटर से कम है। और यहाँ पे इन दोनों चार्ज के बीच में ये इलेक्ट्रिक फोर्स ना होके इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स होते हैं जिनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है हम लास्ट चैप्टर में न्यूक्लियस के अंदर स्टडी करेंगे। इनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। मींस यहां पे अगर मैं चेक करूं, एक प्रोटॉन
और एक प्रोटॉन, ये रिपेल ना करके अट्रैक्ट करते हैं। मींस ये फार्मूला आर की वैल्यू अगर फर्मी मीटर से ज्यादा होगी तो वैलिड है, अगर इससे कम होगी तो वैलिड नहीं है, क्योंकि चार्ज न्यूक्लियस के इनसाइड में चले जाएंगे और इनसाइड में गारंटी नहीं है ये फार्मूला ओबे होगा या नहीं होगा। न्यूक्लियर फोर्स आ गया तो ये ओबे नहीं होगा। करेक्ट है। अब देखो दो चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू पता लगी। एक टर्म आई है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, किस पे डिपेंड करता है कांस्टेंट की वैल्यू? हम इस कांस्टेंट की वैल्यू चेक करें तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता लगी K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मींस इलेक्ट्रिक फोर्स को वैक्यूम के अंदर कितनी परमिशन मिलती है। मींस अगर यहां पे एयर है, एयर की परमिटिविटी भी तकरीबन वैक्यूम के बराबर होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, पर एग्जैक्ट वर्ड ये परमिटिविटी वैक्यूम के लिए है। ठीक है, अगर एयर है, एयर की परमिटिविटी भी अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर ही होती है। पर अगर मान लो दो चार्ज को मैं किसी मीडियम के अंदर डाल देता हूं, पानी के अंदर डाल दिया, फोर्स तो अब भी होगा, पर मीडियम चेंज होने से वहां पे ये उस मीडियम की परमिटिविटी क्या हो जाएगी, चेंज। वहां पे हम लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम में दो चार्ज जहां भी होंगे, ये वैक्यूम के लिए, यहां पे मैं वैक्यूम या एयर एज्यूम करके चला हूं। मींस Q1 और Q2 कहां पे है, एयर में या फिर वैक्यूम में, तो एप्सिलॉन नॉट। अगर ये दोनों चार्ज वाटर में होते तो वाटर की परमिटिविटी लिखने वाला था, सही है। ऑयल में होंगे तो ऑयल की परमिटिविटी, और ये परमिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स को मीडियम के अंदर कितनी परमिशन मिलती है। करेक्ट। अब देखो भी वैक्यूम के लिए जो ये वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम्ब स्क्वेयर। आपको ये यूनिट याद रखनी है। K की वैल्यू मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम के लिए जो ये वैल्यू आई है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम्ब स्क्वेयर। अब एक पॉइंट और याद रखो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स किसको ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जहां भी ऐसा फार्मूला आए उसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसको ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और इनवर्स स्क्वायर लॉ की स्पेशल सिग्निफिकेंस है, स्पेशल सिग्निफिकेंस है आगे चल के हमारी एक गॉस थ्योरम आने वाली है, वो वहीं पे वैलिड होती है जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड होगा। याद रखना स्पेशल सिग्निफिकेंस है। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, बिल्कुल करता है, और इसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस आएगी आगे चल के। करेक्ट है। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। चलिए कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या है न्यूमेरिकल। डायग्राम में एक स्क्वायर है जिसके ABCD 4 कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है Q, और जो स्क्वायर की साइड है वो A के बराबर है। आपको फाइंड आउट करना है फोर्स एट B, फोर्स एट द चार्ज प्लेस्ड एट B पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उस पर आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे है। करेक्ट। आपके गिवन कर रखा है एक स्क्वायर, A B C एंड D। हर कॉर्नर पे जो चार्ज है वो Q के बराबर है। यहां पे B पे जो चार्ज रखा है इसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना, नेट फोर्स क्या होगा। हर एक साइड कितनी है स्क्वायर की, A के बराबर। अब मुझे ये बताओ कि इस चार्ज के ऊपर कितने चार्ज फोर्स लगाएंगे, 3। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। तो हमें इसके ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसकी वजह से फाइंड आउट करते हैं, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट A।
क्या बन गया, इसको नाम दिया F1 दैट इज इक्वल टू, इसकी वजह से इस पे चार्ज कितना है Q, कि Q1 की वैल्यू Q, सेकंड Q2 की वैल्यू भी Q, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की A, ये आ गया फॉर्मूला कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसके ऊपर जो फोर्स बनेगा रिपल्सन की डायरेक्शन बन गई ये, इसको मैंने क्या नाम दिया F1, इसकी वजह से B पे जो फोर्स बना F1, ये मैंने एरो से डायरेक्शन, करेक्ट है। अब C की वजह से, इसकी वजह से फोर्स ड्यू टू चार्ज एट C, बोलो क्या बनेगा, इसको मैंने नाम दिया C पे जो चार्ज है इसकी वजह से फोर्स क्या बनेगा, ये भी दोनों पॉजिटिव हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, रिपेल। C की वजह से इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन नीचे की तरफ लगेगा, इसको क्या नाम दिया आपने F2। A की वजह से इस तरफ, C की वजह से इस तरफ। अब D की वजह से सबसे पहले ये देखो ये डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, स्क्वायर के अंदर ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये डायगोनल बन गया। आपको पता डायगोनल कितना होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और सारे का रूट, ये वैल्यू आ गई। अगर सॉल्व करो तो √2a, सबको पता होना चाहिए डायगोनल कितना होता है √2a। अब बताओ ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी इसको रिपेल ही करेगा। तो देखो A की वजह से इस तरफ, C की वजह से नीचे की तरफ और D की वजह से थोड़ा सा इंक्लाइन है, तीन फोर्स आ गई है। अगर आप गौर से चेक करो तो स्क्वायर के अंदर जो एंगल होता है कितने डिग्री होता है 45, करेक्ट है। अब F2 की वैल्यू मैं लिख देता हूं कि Q² डिवाइडेड बाई A²। F2 की है ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखो नीचे की तरफ है, लिख दिया मैंने। C की जो वैल्यू है D की वजह से जो फोर्स है F3, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट D, इसकी वजह से इसके ऊपर जो F3 लिखा ना आपने, क्या बन गया K। चार्ज कितना है Q1 की वैल्यू भी Q, Q2 की वैल्यू भी Q, गैप कितना इन दोनों के बीच में √2a, √2a का स्क्वायर 2a², और डायरेक्शन इंक्लाइन एग्जैक्ट 45 डिग्री पे, एग्जैक्ट 45 डिग्री पे। अब चेक करते हैं तीनों फोर्स का वेक्टर सम कितना होगा, तीनों का वेक्टर सम यही नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स कितना हो गया, सिर्फ वेक्टर कैलकुलेशन करनी बाकी है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, मीन्स इस चार्ज पे इन तीन चार्ज ने फोर्स लगाया और नेट फोर्स आ गया, तीनों का वेक्टर सम, करेक्ट है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, F1 और F2 दोनों 90 डिग्री पे हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। देखो कैसे करेंगे, पता होना चाहिए ये है F1 और ये है F2, करेक्ट है। गौर से देखो क्या F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल सेम, करेक्ट। डायरेक्शन परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इनका रिजल्टेंट ठीक मिड में आएगा, एग्जैक्ट मिड में, इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्ट मिड में। और ये जो वैल्यू बनेगी बताओ कितनी, सिंपल सा है, अगर ये वैल्यू मैं लिखूं F और ये भी मैं लिखूं F तो ये वैल्यू कितनी होगी F² प्लस F² सारे का रूट और ये आ गई √2f। और F की वैल्यू अगर आपको मैं बताऊं तो कितनी है कि F की वैल्यू मैंने F1 को भी F लिखा है और F1 की वैल्यू है ये वाली, करेक्ट है। सिंपल सी सवाल आ गया। अब ये बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक मिड में आया है 45 डिग्री एंगल पे, कितने डिग्री एंगल पे आ गया 45 डिग्री एंगल पे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री एंगल पे है इस तरफ, और एग्जैक्ट F3 भी इस तरफ ही है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है इन दोनों का वो इस तरफ आया है और F3 भी इस तरफ है। अब ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गया कोई और, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में। इस तरफ F3 है और इस तरफ
F1 प्लस F2 का वेक्टर सम भी इसी तरफ है, एग्जैक्ट सेम। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या करोगे, सिंपल मैग्नीट्यूड को सम करोगे। F3 भी इसी साइड में है, गौर से देखो तो नेट फोर्स जो आ गया F3 का मैग्नीट्यूड प्लस इन दोनों का मैग कितना है, इन दोनों का √2k² डिवाइडेड बाई a² प्लस F3 का मैग्नीट्यूड कितना था, F3 का हमने लिख रखा है k² बाई 2 a², k² बाई 2 a²। और सिंपली अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो k² बाई a² को कॉमन निकालो और एक वैल्यू है √2 प्लस एक वैल्यू है 1/√2। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा और वैल्यू आ गई ये। इस तरीके से कुछ भी नहीं है, सिंपल। यहां पे आपको वेक्टर कैलकुलेशन आनी चाहिए कि 2-3 वेक्टर को आप ऐड कैसे करते हैं, करेक्ट। देखिए अब नेक्स्ट करते हैं कॉलम्स लॉ से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है चेक करते हैं। देखिए चलिए कॉलम्स लॉ से रिलेटेड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है वो है 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव क्यू और एक नेगेटिव क्यू, 2r डिस्टेंस पे हैं। वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से रोटेट करते हैं अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। मास दोनों का सेम है, तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच चार्ज। करेक्ट, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच चार्ज। सिचुएशन देखिए क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दोनों के बीच का जो गैप है वो है 2r। करेक्ट, मास दोनों का सेम है, इसका मास भी m है और इसका मास भी क्या है m। देखो इनके बीच में वैसे तो 2 टाइप के फोर्स हैं, एक तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है मास की वजह से और एक इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज की वजह से। हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻11 टाइम्स वीकर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में। तो इसके कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लेक्ट हो जाएगा। देखो ये बताओ, दोनों मास सेम है तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, एग्जैक्ट सेंटर पे। करेक्ट है, सिचुएशन को दोबारा दिखा देता हूं। ये सेंटर हो गया, ये फर्स्ट मास हो गया, ये सेकंड मास हो गया, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। डिस्टेंस कितनी है 2r। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स है, अपोजिट चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल, एग्जैक्टली अट्रैक्ट करेंगे। तो बताओ अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर। अब गौर से देखो बेटा, मैंने इसको तो प्लस क्यू लिखना चाहिए था और इसको माइनस क्यू लिखना चाहिए था। मैंने प्लस और माइनस ना लिख के सिर्फ क्यू लिखा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। मैं अट्रैक्टिव डायरेक्शन को एरो से शो कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू k² डिवाइडेड बाई 4r²। यह है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेज। नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो करता है, इस पे इस तरफ और इस पे इस तरफ, ये अट्रैक्टिव वो नेगेटिव साइन से शो होता था। मैंने एरो से डायरेक्शन को शो कर दिया। करेक्ट है। अब दूसरा पॉइंट देखो, ये जो फोर्स है सेंटर की तरफ है, इसकी वजह से ये चार्ज ऐसे रोटेट करेगा। भाई रोटेट करते करते देखिए, मान लीजिए ये चार्ज ऐसे आ गया, रोटेट करते करते ये चार्ज यहां पे आ गया और ये चार्ज यहां पे आ गया। अब ये जो चार्ज है ये यहां से रोटेट करेगा ऐसे, नेगेटिव क्यू, और ये रोटेट करेगा ऐसे, मतलब इस तरीके का रोटेशन बनेगा, ये ऐसे रोटेट करेंगे। करेक्ट, ये जो रोटेशन होगा, अब जब भी रोटेशन होगा तो सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा, सेंटर की तरफ जो फोर्स बनेगा वो है तो इलेक्ट्रिक, पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग होता है नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, और यहां पे जो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो Fe यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू आ गई किसके इक्वल है, m ओमेगा स्क्वायर। रेडियस कितनी है, इसके रोटेशन की रेडियस कितनी है
2r नहीं है, रेडियस है r, ऐसे ऐसे, करेक्ट है। इसकी रोटेशन की जो रेडियस है वो भी 2r नहीं, r है, ये ऐसे घूमेगा अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल है, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, करेक्ट है। r की वैल्यू निकाल, क्या किसकी वैल्यू निकाली हमें, ओमेगा की वैल्यू। तो यहां से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m, m यहां पे आ गया, r भी यहां पे आएगा, तो r की पावर 3 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड अनरूट कर देता हूं, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m r की पावर क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा। इजीली दोनों साइड का रूट किया है, तब ये वैल्यू आई। और यहां पे आपको पता होना चाहिए k की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है। तो इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये दोनों चार्ज ऐसे क्या करने वाले हैं, रोटेट। किसके अबाउट रोटेट करेंगे, सेंटर ऑफ मास। दोनों मास अगर सेम है तो हमें पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में। टोटल गैप कितना है, 2r, करेक्ट है। तो अपनी एंगुलर वेलोसिटी आ गई k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m r की पावर 3, करेक्ट।